हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द न्यूक्लियस केमिस्ट्री क्लासेस। माई सेल्फ अरुण कुमार। आज हम 11th का फर्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट, है ना। इसे पूरे फिजिकल का बैकबोन कहा जाता है। जिस बच्चे का मोल कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से विथ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो फिजिकल के किसी भी सेक्शंस में प्रॉब्लम होने वाला नहीं। होता क्या है, कई दफ़े डायरेक्ट सवाल इससे आ रखे होते हैं, है ना। खासकर नीट में, मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम में इनके डायरेक्ट सवाल बहुत रेयर आते हैं। आप क्वेश्चंस उठाकर देखना, है ना, उनके सवाल बहुत कम मिलेंगे। लेकिन नीट में अक्सर लास्ट ईयर भी इसका, है ना, क्वेश्चन आ रखा है। तो होता क्या है कि इनके जो कॉन्सेप्ट हैं वो लगभग हर चैप्टर में मिक्स्ड किया जाता है ना। मोल कॉन्सेप्ट, है ना, एक और टॉपिक, और हो सकता है कई बार 2-3 टॉपिक्स को मिलाकर, है ना, एक सिंगल क्वेश्चन का फ्रेमिंग किया जाता है, जो कि क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ही शानदार बन जाता है। तो हम आज बेसिक बातें करने वाले हैं, है ना। मोल कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें आज हम देखेंगे वो विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर चैप्टर, है ना, कि इस चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। ओके, बात रही क्वेश्चंस का, तो मैं क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के पूछे हुए भी कुछ उठाऊंगा, है ना। कुछ सवाल मैं स्पेशल्स बुक हैं जैसे नरेंद्र अवस्थी और भी ऐसे बुक्स आते हैं, है ना, वो पी बहादुर, तो इनके जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी हाई लेवल के होते हैं, है ना। तो मैं कुछ टिपिकल क्वेश्चन जो कि कॉन्सेप्चुअल होते हैं उन्हें उठाऊंगा। तो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है चीज़ें, आप सिर्फ देखते चलो। धीरे धीरे जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएगा चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग होती जाएगी, है ना, आपको समझ में भी आते चला जाएगा। तो ये तो हुआ जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग विथ आवर टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट। कई दफ़े तुम मटेरियल या सीट देखोगे ना, उधर बंसल क्लासेस या फिर कहीं और भी उधर कोटा साइड वाले, तो उनके मोल कॉन्सेप्ट ना लिख के वो लिखते हैं स्टैचियोमेट्री 1, स्टैचियोमेट्री 2। मैं सिर्फ इसलिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, कई बच्चे 11th में जो 10th क्रॉस करके आते हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम्स हो जाता है ना। तो इन चीज़ों से कंफ्यूज मत होना। मोल बोलो, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री बोलो, है ना, स्टैचियोमेट्री 1, स्टैचियोमेट्री 2, कुछ इस तरीके से भी करके लोग पढ़ाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, है ना। ध्यान रहे कि जिस बच्चे का ये चैप्टर क्लियर हो गया, है ना, वो आगे आने वाले चैप्टर्स में काफ़ी इजीली मूव कर सकता है क्वेश्चंस के प्रति, है ना, ढंग से सॉल्व कर सकता है। डायरेक्ट सवाल भी कुछ आते हैं, मैं क्वेश्चंस लूँगा ही। आओ यार, बात करते हैं थोड़ी सी मोल कॉन्सेप्ट के बारे में, है ना। मोल कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से हम इसे देखते हैं। मोल है क्या, वाई वी नीड मोल। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं मोल का हमें ज़रूरत क्यों पड़ा। कॉमर्शियल लाइफ में, है ना, जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ का मेजरमेंट का, काउंटिंग का, तो बड़ी इजीली कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर लेंथ को मेजर करना हो तो अगर थोड़ा छोटा लेंथ हो तो सेंटीमीटर में करते हैं, और छोटा हो तो मिलीमीटर में करते हैं। थोड़ा काफ़ी दूर हो जाए, है ना, तो उसे किलोमीटर में करते हैं। काफ़ी दूर हो जाए तो हम लाइट ईयर में भी करते हैं, है ना। जैसे अगर इन जनरल एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी बताना हो तो जनरली लाइट ईयर से बताते हैं। तो ये है क्या, कॉमर्शियल लाइफ में यूज करने वाली यूनिट्स हैं लाइट ईयर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। ये लेंथ के मेजरमेंट है। अब सेंटीमीटर, मीटर, है ना, किलोमीटर, लाइट ईयर, ये कब यूज करते हैं वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे, है ना, कि किस तरह का लेंथ हम मेजर कर रहे हैं, छोटी लेंथ, बड़ी लेंथ या काफ़ी बड़ी, है ना। तो इसी प्रकार अगर हम बात समझें मोल की, तो मोल क्या है। मोल एक बेसिकली काउंटिंग नंबर है ना। केमिस्ट्री में मोल का ज़रूरत हमें इसलिए पड़ा क्योंकि केमिस्ट्री में अगर किसी भी सब्सटेंस का 5 ml, 10 ml, 5 ग्राम, 10 ग्राम, छोटी सी भी अमाउंट लेते हो तो उसमें किसी पर्टिकुलर एटम या मोलिक्यूल्स का संख्या काफ़ी ह्यूज होता है ना, जिसे अपन छोटी छोटी यूनिट्स में काउंट नहीं कर सकते, है ना। जैसे इन जनरल और कोरिलेट करने की कोशिश करो अगर तुम, तो जैसे अगर मार्केट में जाओ और तुम बोलो भाई मुझे 1 दर्जन पेंसिल दे दो, है ना, दुकानदार के पास जाओ, बोलो 1 दर्जन पेंसिल दे दो, वो क्या करेगा, 12 पेंसिल उठा के आपको दे देगा। या फिर किसी केले वाले के पास जाओ, किसी ठेले पे चले जाओ, बोलो मुझे 1 दर्जन केले दे दो, वो क्या करता है, सीधे 12 केले उठा के आपको दे देगा। तो यार 12 केले उसने दिया, इसका मतलब क्या समझ रहे हो तुम, क्या तुमने उसे बोला कि मुझे 12 केले दो, नहीं, उसने 12 केले तुम्हें सौंप दिया, तुमने बोला क्या था, 1 दर्जन। वो जो तुम वर्ड देख रहे हो ना, दर्जन, ये या डजन बोलते हैं इंग्लिश में अपन इसे, तो डजन का मीनिंग क्लियर है मुझे भी और जिससे तुम खरीद रहे हो उसे भी, तो बड़ा इजीली तुम्हें समझ सकता है इस चीज़ को, डजन का मीनिंग, है ना, कि तुम डजन बोले नहीं कि जैसे ही वो तुम्हें 12 सौंप दिया। तो वैसे ही अब डजन कॉमर्शियल लाइफ में तो हमारा यूज आ जाता है। छोटी छोटी यूनिट्स अगर 10-12 काउंट करने हो तो इस तरीके से, 12 काउंट करने हो तो 1 डजन बोल देते हैं। लेकिन मोल का ज़रूरत क्यों पड़ा, वाई वी नीड मोल, है ना।
और केमिस्ट्री में मोल का क्या इंपॉर्टेंट है ना। तो तुम्हें मैंने समझाया कि अगर तुम किसी भी सब्सटेंस का 10 ml भी लेते हो, मान लो वाटर का 100 ग्राम लेते हो, 100 ml लेते हो, तो 100 ml में ना जाने बिलियंस मोलिक्यूल्स होते हैं, बिलियंस में वाटर मोलिक्यूल्स होते हैं। तो उसे डजन या फिर छोटी यूनिट में काउंट करना इम्पॉसिबल है ना, या फिर बहुत मुश्किल है ये कह सकते हो। तो हमारे कन्वीनियंट के लिए है ना मोल टर्म का यूज किया जाता है केमिस्ट्री में फॉर द काउंटिंग पर्पस। तो अगर सीधी सीधी बात समझी जाए तो मोल है क्या, तो मोल क्या है, एक काउंटिंग नंबर है। तो ज़रा समझना, मोल इज ए केमिकल यूनिट, जो किस में यूज होता है, केमिस्ट्री में, केमिकल यूनिट विच इज यूज्ड, क्या बोल रहा हूँ मैं, विच इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, है ना, फॉर द मेजरमेंट ऑफ, क्या बोलेंगे, फॉर द मेजरमेंट ऑफ क्या, वॉल्यूम, मास एंड नंबर। कई दफ़े वॉल्यूम इतना सफिशेंट नहीं हो पाता क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है ना, लेकिन फिर भी इसे काउंट करते हैं कि वॉल्यूम, मास और नंबर को मेजर करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं केमिस्ट्री में, मोल का। ये तो हुआ डिफिनीशंस, चलो ये समझ में आ गया। इसका अल्टरनेट मेथड अगर समझें तो सीधा सीधे बोल दो काउंटिंग ऑफ नंबर, है ना। ये क्या है, काउंटिंग नंबर है। जैसे मोल का अगर हम, है ना, लॉजिकल मीनिंग समझें तो मोल क्या कहता है या क्या मतलब है मोल का, तो ये कहा जाता है कि किसी भी सब्सटेंस का अगर तुम 1 मोल कंसिस्ट करते हो या कंटेन करते हो, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, है ना, किसी भी सब्सटेंस का अगर तुम 1 मोल लेते हो, अब ये सब्सटेंस एलिमेंट भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकता है, आयंस भी हो सकता है, या कोई अदर ऐसे अननोन स्पेसिस जिसके बारे में बोल देगा कि भाई एक्स कोई स्पेसिस है इसका हम 1 मोल उठा रहे हैं। तो मीनिंग क्या समझोगे एक्स मोल का, या एक्स एटम जो हम उठा रहे थे, या एक्स कोई स्पेसिस उठा रहे थे और उसका हम 1 मोल ले रहे हैं, तो 1 मोल मीनिंग क्या है, क्या बताता है हमें 1 मोल। जैसे अगर हम केले खरीदने गए और हमने बोला कि भाई एक, है ना, 1 दर्जन उठा कर दे दो, 1 दर्जन का मीनिंग क्लियर है ना, उस केले के कितने, है ना, नंबर्स हमारे पास होंगे, 1 दर्जन का मतलब 12। तो वैसे ही अगर 1 मोल लेंगे तो 1 मोल का मतलब होता है किसी भी सब्सटेंस का अगर 1 मोल तुम उठाते हो तो उसका वैल्यू होता है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। अब ये पार्टिकल्स जो हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, जैसे मैंने कॉमर्शियल लाइफ में भी एग्जांपल दिया। अभी तो 1 दर्जन का मतलब क्या था, पेंसिल भी हो सकता है, केला भी हो सकता है, या कोई भी ऐसे काउंटेबल चीज़, है ना, काउंटेबल थिंग्स जो हम कंसिस्ट करते हैं अपने कॉमर्शियल लाइफ में। तो अगर 1 मोल तुम उठाते हो तो इसका मतलब है कि इतना पार्टिकल्स है, बिल्कुल सही। अब ये 1 मोल इतना पार्टिकल्स कंसिस्ट करता है, ये किसने बताया, इसका मीनिंग क्या है, वो थोड़ी सी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अवोगाड्रो नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि केमिस्ट्री में मोल का मतलब अगर समझी जाए या फिर मोल का इम्पोर्टेंस क्या है, तो समझो ध्यान से कि 10⁻23 कितना ह्यूज नंबर है ना, और ऊपर से मल्टीप्लिकेशन कितने से है, 6.022। तो इतने बड़े नंबर को हम सिर्फ एक छोटे से शब्द में बोल सकते हैं 1 मोल। क्या कन्वीनियंट नहीं क्या हमारे लिए, इतने पार्टिकल्स अगर उठाते हैं तो क्या बोलेंगे, 1 मोल है। तो अवोगाड्रो साहब ने ये कहा कि इतने नंबर को रिप्रेजेंट करने का शॉर्टकट तरीका, इतना भी नाम मत लिखो तुम, सीधे ये लिखो, A स्टैंड फॉर अवोगाड्रोज एंड N स्टैंड फॉर नंबर। तो ये क्या है, सिंबल ऑफ एवोगाड्रोज नंबर। और एवोगाड्रो नंबर का मीनिंग क्या है जी, कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, है ना। अब ये Na जो तुम देख रहे हो इसको क्या बोलते हैं, एवोगाड्रोज नंबर। ये देखो, है ना, तो ये इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। ये पहला रिलेशन जो मोल के रिस्पेक्ट में आया। तो मोल एक केमिकल यूनिट है जो बताता है कि किसी भी सब्सटेंस का कितना पार्टिकल हम ले रहे हैं। तो वो पार्टिकल्स बहुत अगर ह्यूज अमाउंट में है तो चीज़ें फिर हमारे लिए क्या हो सकती है, बिल्कुल ही आसान, है ना, क्योंकि अगर इतने पार्टिकल्स पर 1 मोल बोलेंगे तो काफ़ी ह्यूज नंबर्स को हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही तो हमारा काम था मोल उठाने का। अब इसके रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी बात हम ये कर लें, है ना। बुक्स उठाओगे तो ये चीज़ें आसानी से तुम्हें मिल जाएगी लिखी हुई, है ना। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू इतना पार्टिकल्स। इम्पॉर्टेंट क्या है, अगर थोड़ी सी बात समझे
तो भाई ये जो पार्टिकल्स लिख रखा है ना, अब ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, है ना। जैसे 1 मोल इज इक्वल टू Na, Na का मतलब एवोगाड्रोज नंबर, एवोगाड्रोज नंबर का मतलब इतना पार्टिकल्स। अब ये इतना पार्टिकल्स है, ये पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं यही समझना है। ये पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, है ना। ये पार्टिकल्स आपके प्रोटॉन हो सकते हैं, न्यूट्रॉन, एटम, है ना, या फिर मोलिक्यूल्स, ठीक है, एटम, मोलिक्यूल्स या फिर आयंस। इस चैप्टर में जितने भी न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं वो इसी टर्मिनोलॉजी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। अभी थोड़ी देर में हम समझेंगे कि इनका इम्पोर्टेंस क्या है। बहुत फंडामेंटल चीज़ें पर भी जेईई में सवाल आ रखा है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ किस तरीके से सवाल पूछे गए, है ना। तो ये समझ में आया भाई कि मोल एक केमिकल यूनिट है। एक मोल अगर किसी भी सब्सटेंस का उठाते हैं तो इतना पार्टिकल्स लेंगे हम, है ना। मान लो अगर किसी ने बोला 1 मोल केला ले लो, तो भाई ये तो पॉसिबल कमर्शियल लाइफ में है नहीं, क्योंकि इतना नंबर तो हम कंसिस्ट कर नहीं सकते, क्योंकि वो काउंटिंग के लिए है भी नहीं। तुम इतना गिनने जाओगे तो पता चला आज केला लेने गए हो, लौटोगे परसों, तो ये हमारे लिए यूजफुल है नहीं। ये हमारे लिए केमिस्ट्री में ही यूजफुल है ना। तो 1 मोल अगर केला मान लो कोई पीछे ही पड़ जाए तो तुम क्या बोलोगे, इतना केला ले लो, 6.022 × 10⁻23, है ना। बट ये तुम समझ में भी आ रहा होगा कि इतनी ह्यूज नंबर को काउंट करना ईजिली आसान नहीं है ना। तो हम अगर थोड़ी सी बात समझें कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे जो सवाल आ रखे हैं वो किस तरीके से पूछे गए हैं, इन पे तो हम आ ही रहे हैं। इनसे पहले थोड़ा सा इन पे हम चर्चा कर लेते हैं। जैसे अगर बात करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का, तो इन्हें हम एक और नाम से जानते हैं। इसको बोला जाता है फंडामेंटल पार्टिकल्स। क्या बोलते हैं जी, ये रहा फंडामेंटल पार्टिकल्स। देखो क्लास 9-10 में जिन बच्चों ने थोड़ा सा भी दिमाग लगाया होगा इनका मास, चार्ज ये सब पता होगा, लेकिन मैं फिर भी लिख दे रहा हूँ ताकि आपके लिए, है ना, चीज़ें आसान हो। मास और इसका चार्ज कई दफ़े डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स किसे बोलते हैं। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। अगर मास की बात की जाए तो मास इलेक्ट्रॉन का कितना लेते हैं, केजी में बात की जाए तो 9.1 × 10⁻31 kg। इसी प्रकार प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है, और वो कितना होता है जी, ये होता है 1.67, है ना, ऐसे ले सकते हो, 1.67 × 10⁻27 kg। इसी प्रकार न्यूट्रॉन का भी बिल्कुल उतना ही है, 1.67 × 10⁻27 kg। ये मैं क्यों करवा रहा हूँ, कई दफ़े क्या होता है ना कि बच्चे काफ़ी आगे निकल जाते हैं, लास्ट में पूछो भाई इलेक्ट्रॉन का मास बोलो, तो मास को चार्ज से रिलेट करता है, चार्ज को मास से रिलेट करता है। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं जहाँ से भी सवाल बन जाते हैं, तो मैं कुछ भी छोड़ने वाला नहीं, है ना। आप सिर्फ कंटिन्यूसली देखते चलो और कॉपी पेन लेके बैठो भाई, नोट करते चलो। चीज़ें काफ़ी आसान है, अगर तुम थोड़ी सी ध्यान से देखोगे वीडियो, है ना, चीज़ों को समझते चलोगे तो काफ़ी आसान है। बात करें हम इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, ये तो सपने में भी पूछा जाए तो मुझे लगता है बता ही दोगे, -1.6 × 10⁻19। अब बच्चा कंफ्यूज होता है यहाँ आकर, 10 तक तो चीज़ें ठीक है, रट लेता है, -1.6 × 10⁻19। यहाँ चार्ज के कम से कम 5 से 7 यूनिट तुम्हें पढ़ने होंगे, है ना। तो ये यूनिट क्या है ये ध्यान रखना, ये जो हम 1.6 × 10⁻19 बोलते हैं वो किस यूनिट में होता है, कूलम्ब। प्रोटॉन पे, तो प्रोटॉन पे चार्ज तो उतना ही होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, बस यहाँ निगेटिव और यहाँ क्या होता है, पॉजिटिव। तो 1.6 × 10⁻19 क्या हो जाएगा, कूलम्ब। अब न्यूट्रॉन कैसा होता है, तो ये तो न्यूट्रल होता है। ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन से विथ रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल पार्टिकल्स। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को आती होगी, अगर नहीं आता है तो इसे नोट कर सकते हो, काफ़ी आसान। मैं ये क्यों करवा रहा हूँ, हालांकि तुम किसी भी बुक्स को उठा कर देखोगे ना, तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में सबसे पहले होता है क्या कि मैटर्स को डिफाइन किया जाता है कि मैटर्स 2 हिस्सों में डिवाइड कर दो, है ना। एक क्या होते हैं सॉलिड, 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। थोड़ा अलग अलग करके प्रॉपर्टी समझाते हैं, बट सॉलिड, लिक्विड, गैस ये तो सबकी प्रॉपर्टी तुम लोगों को पता ही होगा, है ना, कि उनके प्रॉपर्टी क्या होते हैं, है ना, फिजिकल, केमिकल, ये सब क्लास 10 में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है, मेटल्स, नॉन मेटल्स में। तो मैं उन चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, सीधे मोल कॉन्सेप्ट पे आया। मोल कॉन्सेप्ट पे हमने फंडामेंटल पार्टिकल्स को देखा। क्यों देखा, ये भी हमारे सिलेबस में कह सकते हो कि डायरेक्ट नहीं आता है, चीज़ें यूज में आ जाती है, बट डायरेक्ट ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि इस पर सवाल आ रखे हैं। मैं तुम्हें करवा के दिखाता हूँ कि किस तरीके से सवाल पूछे गए थे, है ना। तो ये रहा फंडामेंटल पार्टिकल्स। जो एक सवाल आया है
वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, है ना, जरा देखना ध्यान से, है ना। ओके, तो हमें ये समझ में आया यार कि एक इलेक्ट्रॉन पे अगर चार्ज पूछा जाए, है ना, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। माइनस का मतलब है कि बस इस पर साइन रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना, इसका कोई मीनिंग नहीं है। जब हम काउंट करेंगे चार्ज को तो निगेटिव और पॉजिटिव लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज तो हमें दिख गया भाई कि इतना कूलम है। अगर सवाल ऐसा कुछ हमारे सामने आ जाए, कैलकुलेट, है ना, चार्ज इन कूलम ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या बात कही जा रही है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होगा ये बताना है। तो हमें पता है यार, यूनिटरी मेथड लगा दो कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें मालूम है कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अब निगेटिव पॉजिटिव भूल जाओ, सिर्फ चार्ज की बात की जा रही है, मैग्नीट्यूड का, साइन से कोई मतलब नहीं है। साइन का सीधे मतलब होता है कि वो गेन कर रखा है या लॉस कर रखा है। बेसिक में ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर रखा है। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। अब अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन बोलेगा, है ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन अगर बोलता है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का क्या मीनिंग है, अगर हम ये समझें तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये अवोगाड्रो नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन। तो अवोगाड्रो नंबर का मतलब कि Na इलेक्ट्रॉन, है ना, Na इलेक्ट्रॉन का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। तो भाई अगर इसको मल्टीप्लाई करें, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना, तो इतने पे कितना, तो क्या बोलेंगे जी, दिस इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19, है ना, ये कूलम में है और ये नंबर है, कितना है ये नंबर, तो Na है। और Na को क्या लिख सकते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। ये क्या है, ये जो तुम देख रहे हो Na सिंबल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 6.022 इंटू 10⁻23, यही है ना। तो इतने इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज था और ये क्या है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो अगर इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आएगा, कूलम में मल्टीप्लाई करो, ये क्या हुआ, 10⁻⁻19 और 10⁻23। अब क्लास 10th में तो चीज़ें काफ़ी आसान आती थी कैलकुलेशन, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना भी पड़ेगा, अपना IQ इस्तेमाल करो। ये पावर वाले को एक साथ करो तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ये पढ़े ही होगी, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो क्या होता है जी, a की पावर m प्लस n। तो यहाँ बेस सेम है, -19 और +23, तो एक साइड अगर करें तो -19 और +23 क्या हो जाएगा, प्लस का 4, 10 की पावर 4, और साथ में क्या बचेगा यहाँ से 1.6, और यहाँ क्या है, देखो 6.022 को तुम अप्रॉक्स 6 ही ले लो, कोई समस्या होने वाला भी नहीं है ना, बहुत निग्लिजिबल फ़र्क मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो ये किस में आएगा, कूलम में। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो ये लगभग अप्रॉक्स आता है 96,500 कूलम, है ना। क्लास 12th में एक चैप्टर आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, कि एक फैराडे चार्ज, है ना, एक फैराडे चार्ज का मतलब क्या होता है। ये मैंने अभी बताया ना कि चार्ज के कई सारे यूनिट्स हैं। तो फैराडे नाम के एक साइंटिस्ट ने यह भी कहा था कि 96,500 कूलम को कलेक्टिवली हम लोग क्या बोल सकते हैं, 1 फैराडे। इसका इंपॉर्टेंस है, अभी वो उस पर हम पूरी डेप्थ में जा भी नहीं सकते क्योंकि वो आगे का टॉपिक है। तो मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास नहीं है, सिर्फ एक मल्टीप्लिकेशन था कि एक में इतना तो इतने में कितना, बस ये था। यहाँ समझने वाली बात यह है कि कभी भी अगर इस तरह का सवाल आए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, है ना, चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो या बोलो 96,500 कूलम, या इसी को बोल दो क्या, 1 फैराडे। शॉर्ट फॉर्म में फैराडे को क्या लिखते हैं, कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं। आ रही बात समझ में। तो दिस इज द चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कि सीधे सीधे अगर बात सही जाए तो Na इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या हो जाएगा, 96,500। इसलिए मैं लिख रहा हूँ क्योंकि जब तुम न्यूमेरिकल्स करोगे तो इस फॉर्मेट में दिखेगा चार्ज, है ना। तो Na इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 96,500 कूलम बोलो या फिर क्या बोलो, 1 फैराडे। ये तुम कॉपी के मार्जिन के ऊपर लिख लेना हाईलाइट करके, चीज़ें आसान रहेगी, है ना। तो ये हुआ भाई, चलो समझ में आ गया कि किस तरीके से है सो, है ना। अब तुम्हें एक क्वेश्चंस और करवाता हूँ जो जेई ने पूछ रखा है, बहुत छोटे छोटे, बहुत 78, 82, 84 के सवाल से ये सब। जैसे पूछा है, क्या सवाल है जरा देखना ध्यान से, एक नेक्स्ट सवाल पे हम चले तो, है ना, फंडामेंटल से ही सवाल है। बोला है कि कितने मोल इलेक्ट्रॉन या फिर न्यूट्रॉन ले लो, कितने मोल न्यूट्रॉन
का वेट 200 ग्राम होगा, हाउ मेनी न्यूट्रॉन, है ना, हाउ मेनी न्यूट्रॉन विल वेट कितना 200 ग्राम। ये देखो ये सवाल है कि अगर हम न्यूट्रॉन का 200 ग्राम ले लें तो 200 ग्राम न्यूट्रॉन में कितना होगा, नंबर पूछ रहा है ना, 200 ग्राम में। तो अगर बात समझी जाए तो फंडामेंटल से ही सवाल है, तुम चाहो तो खुद भी कर सकते हो। आओ जरा देख लेते हैं, है ना, कि क्या है। बोला हाउ मेनी न्यूट्रॉन विल वेट 200 ग्राम, कितने न्यूट्रॉन का वजन 200 ग्राम हो जाएगा। तो अगर बात थोड़ी सी समझी जाए तो है तो इम्पॉर्टेंट। कैसे, एक न्यूट्रॉन का हमें मास पता है, मास ऑफ वन न्यूट्रॉन की अगर बात की जाए तो हमें भी हमने देखा 1.67 × 10⁻⁻27 kg। फिर यूनिटरी मेथड तुम लगा दो, चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएगी। कैसे, अगर एक न्यूट्रॉन का वजन इतना है तो इसको ग्राम में भी चेंज कर लो, फिर 200 ग्राम में कितना होगा, यूनिटरी मेथड लगा दो। मैं जो यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको कि आप मोल पे चले जाओ। मोल का मतलब कि एक न्यूट्रॉन का मास हमें दिख रहा है ना, कि मास ऑफ वन न्यूट्रॉन कितना है, इतना है। तो अगर मास ऑफ, है ना, एन न्यूट्रॉन की बात किया जाए तब एन न्यूट्रॉन का मतलब एक मोल न्यूट्रॉन, तो एक मोल न्यूट्रॉन का मास कितना हो जाएगा 1.67 × 10⁻⁻27 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। ये था एक न्यूट्रॉन का वजन, और ये क्या है, एन न्यूट्रॉन का मास। तो ये क्या हो जाएगा, अगर तुम देखो ध्यान से यहाँ तो 10⁻⁻27 और 23, तो क्या हो जाएगा जी 10⁻⁻ कितना 4, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, है ना, इसको अप्रॉक्स मान लो क्या 1.67 को, है ना, ये 5 से आ गया तो इसको 10 करवाओ 7, और इसको अप्रॉक्स 16 ही ले लो लगभग, है ना। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे अगर, है ना, तो ये आ जाएगा कितना अप्रॉक्स 10.2 इंटू 10⁻⁻4। बोलो -27 और ये क्या है 23, तो क्या आएगा माइनस का 4 और ये क्या है 10। तो अगर तुम इसको अप्रॉक्स देखो तो ये क्या आ जाएगा 10 अगर ले लेते हैं इसको तो ये तुम्हें मिलेगा 10⁻⁻3। क्या ये केजी में था ना, ये किस यूनिट में हो जाएगा केजी में, तो ये क्या मिलेगा केजी। तो यानी हम ये समझ में आया, है ना, कि अगर 10⁻³ kg न्यूट्रॉन लेते हैं ध्यान से तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन होगा उसमें, 1 मोल न्यूट्रॉन होगा, आई एम सॉरी 1 मोल न्यूट्रॉन होगा। इतना केजी लेते हैं तो हमारे पास कितना था जी, हमारे पास कितना है 200 ग्राम है, और 200 ग्राम को केजी में चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा 200/1000। ये क्या दिख रहा है 2/10, है ना। 2/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/5 दिख रहा है, ये क्या है 1/5, और हमारे 5 को क्या लिख सकते हो 0.2, है ना। तो अगर 1 kg की बात रहता कि 1 kg न्यूट्रॉन अगर हम लेते हैं तो उसमें कितना आएगा, तो 1/10⁻³ मोल ऑफ न्यूट्रॉन, है ना 1 kg में। और वही अगर 0.2 ले लें तब कितना हो जाएगा, तो ये देखो क्या आ जाएगा 1/10⁻³ ये था 1 kg न्यूट्रॉन में, और 0.2 लेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 0.2। जब 0 नीचे आएगा इस डेसिमल को हटाओगे तो कैलकुलेट करो तो क्या आएगा नीचे 10, और 10 और 10⁻³ मल्टीप्लिकेशन होगा तो क्या होगा 10⁻², और ऊपर कितना है 2, तो फिर ऊपर जाएगा अगर पावर में तो क्या हो जाएगा 200 करके देख लो इसको, तो ये क्या आ गया 200 मोल। क्या पता चला कि अगर हम न्यूट्रॉन का 200 ग्राम लेते हैं इसका मतलब हम कितना मोल ले रहे हैं 200 मोल। अब सोचो अगर मोल हमारे पास नहीं होता या हमें जानकारी नहीं होता कि मोल क्या होता है तो 200 ग्राम में कितने न्यूट्रॉन हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए 200 में मल्टीप्लाई करो किससे 6.022 इंटू 10⁻23 से, और इतने बड़े नंबर को हमें बताना पड़ता। क्या कन्वीनियंट है इस चीज़ को समझना इस तरीके से? नहीं, इसीलिए हम किसका सहारा लेते हैं मोल का। अब चीज़ें थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही होगी। ओके, ये था फंडामेंटल पे कुछ सवाल जो किस तरीके से हम डील करते हैं, है ना। अब थोड़ी सी और बातें हम कर लेते हैं इसमें कि क्या तो ये हमने देख लिया, है ना। आओ कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, है ना। अब हम डिस्कस करते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक पे, है ना। क्या है एटम्स। एटम्स क्या होते हैं, है ना।
एटम्स का डिफिनेशन अगर थोड़ा सा समझें तो दो तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है ना। दो तीन तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। कैसे? एक तो बोला जाता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है विथ रिस्पेक्ट टू एन एलिमेंट, है ना, जिसका फ्री एग्जिस्टेंस मे और मे नॉट बी पॉसिबल। एटम्स की अगर बात समझे तो इसका डिफिनेशन बड़ा सिंपल है ना। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव व्हाट? फ्री एग्जिस्टेंस, है ना, विच मे और मे नॉट हैव फ्री एग्जिस्टेंस। इस तरीके से हम बात करते हैं। एक टर्म आता है ग्राम एटॉमिक मास, है ना। एटम्स क्या होते हैं, ग्राम एटॉमिक मास क्या होते हैं, हम ये डिस्कस करने वाले हैं। अब ये एटम हमें समझ में आ गया। तो एटॉमिक मास, इस चैप्टर में कुछ खास बात ये है कि इन दोनों को हम लोग अलग समझते हैं, ग्राम एटॉमिक मास और एटॉमिक मास को, है ना। लेकिन जैसे इस चैप्टर से आगे मूव ऑन कर जाएंगे तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि बोलचाल की भाषा में ग्राम एटॉमिक मास को ही हम लोग क्या बोलना शुरू करते हैं? एटॉमिक मास। तो तुम थोड़ा समझो, है ना, कि अगर एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास अलग है तो हम ग्राम एटॉमिक मास को एटॉमिक मास बोलना क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि ये बोलचाल की भाषा में ऐसा प्रसिद्ध हो रखा है। मैं तुम्हें एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी शानदार है, तुम समझने की कोशिश करना, है ना। जैसे कार्बन का मास कितना होता है? 12। अब तुम समझो कि कई बार 12 AMU भी बोलते हैं और 12 ग्राम भी बोलते हैं, है ना। ये दोनों 10th और 9th में तो हमें पता ही नहीं होता था, मन करे तो AMU लिखो, मन करे तो ग्राम लिखो, कुछ भी चल रहा है। क्या डिफरेंस है, आज इसी को हम लोग क्लियर करने वाले हैं, है ना। समझना थोड़ा सा। AMU जो होता है वो बताता है क्या? मास ऑफ वन एटम। ये तुम देख रहे हो ना, 12 AMU। तो 12 AMU का मतलब है कि कार्बन का एक एटम का मास है, और जो तुम 12 ग्राम लिख रहे हो इसका मतलब है कि कार्बन के एक मोल एटम का मास है। मतलब कि 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स लेंगे कार्बन के तो उसके मास कितने होंगे? 12 ग्राम। और कार्बन का एक एटम लेंगे तब उसका मास क्या होगा? 12 AMU, मतलब एटॉमिक मास यूनिट। और हम लोग बेवकूफ़ों की तरह एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास को एक ही लिखते चलते हैं। क्या दोनों में फ़र्क दिख रहा है? आसमान ज़मीन का फ़र्क है। एटॉमिक मास इज़ द मास ऑफ वन एटम, बट ग्राम एटॉमिक मास इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। क्लियर है? तो मैं इसे डिफाइन अगर करूँ तो क्या बोलूँगा? मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम क्या होता है? नोन एज ग्राम एटॉमिक, है ना, मास। रिप्रेजेंट किस में करते हैं? इट रिप्रेजेंटेड इन किस में? ग्राम यूनिट। ये खास बात है, तुम्हें यहाँ पे समझ में आ गया होगा, है ना। ओके, अब ग्राम एटॉमिक मास, है ना, को अगर हम समझे थोड़ी सी और डिटेल्स में तो कुछ एलिमेंट्स के लिए मैं लिख कर दिखाता हूँ कि कैसे अपन इसे डिफाइन करते हैं, है ना। आ जाओ, तो तुम थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है, क्या होता है सो। यही अगर एटॉमिक मास की बात की जाए, क्या बोलूँगा अगर कि मास ऑफ 1 एटम ऑफ एनी एलिमेंट, अगर इसे लेना होगा तो किस में लेंगे? किस में? AMU में। ये क्या होता है जी? एटॉमिक मास यूनिट, यानी कि किसी भी एलिमेंट का एक एटम का मास किस में रिप्रेजेंट करते हैं? AMU में। ओके, अगर मैं, है ना, एलिमेंट्स लूँ, उनके एटम्स लूँ, ठीक है, और उनके ग्राम एटॉमिक मास का बात करूँ। ग्राम एटॉमिक मास मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। जैसे अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड दिस इज नियॉन, है ना। GAM यहाँ पे लिख लो, है ना, थोड़ी सी और समझने में आसानी होगी। मैं फिर से यहाँ पे एलिमेंट्स ले लेता हूँ, ठीक है, और उनके ग्राम एटॉमिक मास, ये दो इस तरह से हॉरिजॉन्टल बना लो। थोड़ा समझना, 1 से लेकर 20 तक एटॉमिक मास कम से कम तो फ्रीक्वेंटली याद ही होने चाहिए ताकि हमारे लिए
आसान होगा। जैसे अगर थोड़ा समझें तो इनके एटॉमिक नंबर तो पता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। और अगर हम बढ़ें आगे तो क्या बोलेंगे, 11 12 13 14 15 16 17 18, दिस इज 19, और एक और बना लो इधर 20, है ना। ये रहा, और उसका ग्राम एटॉमिक मास देख लो, ठीक है। आ जाओ, 1 से 20 तक में रूल होता है यार कि अगर इवेन में कोई दिख रहा है एटॉमिक नंबर तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास नंबर मिल जाएगा। अगर ऑड पे दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई करो और उसमें 1 जोड़ दो। उसमें कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे अगर हाइड्रोजन की मास की बात करें तो 1 ग्राम लेते हैं, है ना। 1 ग्राम का मतलब क्या है कि हाइड्रोजन का 1 मोल एटम ले रहे हैं, तब इसका मास क्या बोल रहे हैं, 1 ग्राम। अगर 1 AMU बोलते तो हाइड्रोजन का सिर्फ 1 एटम होता। ओके, इसी प्रकार अगर ये थोड़ा सा अनयूजुअल है, क्यों, अभी मैंने रूल क्या बताया कि 1 से 20 तक अगर मास निकालना हो तो बहुत ही आसान है। कैसे, जितने भी इवन पोजीशन पे आ रहे हैं बस सिंपली उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, और जितने भी ऑड पे आ रहे हैं उसे 2 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करो। जैसे 2 है तो सीधा क्या बोलो, 4 ग्राम। 3 है तो ऑड है ना, तो 3 दूना 6 और 1 7 ग्राम। बेरिलियम, अब ये भी एक्सेप्शन होता है, होना चाहिए था 8, है ना। बेरिलियम ये होना चाहिए था क्या, 8। जैसे बोरॉन, तो बोरॉन का 5 × 2 क्या हो जाएगा, 10 + 1, ये कितना होता है, 11। ये तो सही है, ये बिल्कुल सही है ना। लेकिन अगर यहाँ बेरिलियम के लिए समझे तो होना चाहिए था 8, बट ये होता है 9, तो ये थोड़ा सा अनयूजुअल है। एक ये है, एक यहाँ ये है। बाकी तुम लगा सकते हो, 6 दूना 12, 7 दूना 14। अब ये चूँकि ऑड था तो क्या होना चाहिए था, 15। एक यहाँ ये फंस जाता है, बाकी 16 19 क्या हो जाएगा, 20 11 क्या होता है, सोडियम, 12 मैग्नीशियम, 13 अल्युमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, दिस इज कैल्शियम। तो 11 एटॉमिक नंबर, तो ये क्या है, ऑड है। 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो, तो 11 दूनी 22 और 1 23, है ना। 11 2 जा 22 + 1 क्या हो जाएगा, दिस इज 23, ये क्या हो जाएगा 24। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करो और 1 जोड़ दो, क्योंकि ये ऑड पोजीशन पे आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 27। इस प्रकार 28 31, है ना, ये क्या हो जाएगा 32। एक यहाँ ये भी फंसता है, क्लास 10 में तो मिला ही होगा ये, 35.5। इसी प्रकार आर्गन का भी एक्सेप्शनल बिहेवियर, ये 40 शो करता है, 40 19 क्या हो जाएगा 39, और कैल्शियम क्या शो करेगा, तो ये भी शो करता है 40, है ना। इस तरीके से देख पा रहे हो। तो ये जो मैंने एलिमेंट्स का ग्राम एटॉमिक मास लिखा है, ये हम लोग जो याद करते हैं कि भाई ये मास नंबर है ना, क्या याद करते हैं इसे कि ये मास नंबर है। तो मास नंबर जो होता है वो क्या होता है, बेसिकली 1 मोल एटम का मास होता है किसी भी एलिमेंट का। जो हम बोलते हैं कि ग्राम एटॉमिक मास लिख रहे हैं, तो ग्राम एटॉमिक मास क्या है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम। यानी कि अगर लिथियम का 1 मोल लेंगे, 1 मोल एटम लेंगे, तब उसका वजन क्या होगा, 7 ग्राम के आसपास होगा, है ना, 7 ग्राम होगा। समझ रहे हो। ओके, अब थोड़ी सी हम बात समझते हैं और इसी के रिस्पेक्ट में ध्यान से देखना। अगर कुछ और एलिमेंट्स का मैं, है ना, मेंशन कर दूं उसका मास नंबर, तो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट होगा वो। क्यों, जैसे मैंगनीज एटॉमिक नंबर 25 और मास नंबर 55, है ना। आयरन, है ना, आयरन का सिंबल क्या होता है, Fe, एटॉमिक नंबर 26 और मास नंबर 56, है ना। इसी प्रकार सिल्वर कितना होता है जी, 47 एटॉमिक नंबर और मास कितना होता है 108। आयोडीन एटॉमिक नंबर 53, मास नंबर 127। तो ये 4 जो देख रहे हो ये फ्रिक्वेंटली होते हैं। हालांकि जब सवाल क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ना, तो क्वेश्चंस में आपके डाटा दिया रहता है, कई बार ना दे तो डायरेक्ट अपन कर सकते हैं इस चीज़ से। जैसे सोडियम का तो याद रहता है, नीचे और छोटे छोटे एलिमेंट जैसे हाइड्रोजन, है ना, जिनका एटॉमिक नंबर कम, उनके तो याद रहते हैं और वो रूल से भी हो जाते हैं, बट थोड़ा इन्हें ध्यान में रख लेना। ओके, एक टर्म डिफाइन करता हूँ मैं, है ना, कि डिफरेंस क्या है। ये जो मैं किसी भी जैसे बोलता हूँ ना कि ये सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर बोलते हैं 11 और मास नंबर बोलते हैं 23। क्या दोनों में कुछ फ़र्क है? दोनों कहने का मतलब एक होता है मास नंबर
और एक होता है एटॉमिक मास, है ना। ये क्या होता है? एटॉमिक मास। ये ज़रा समझने की बात है, थोड़ा सा देखना ध्यान से। हालांकि सवाल नहीं आते बट थोड़े से लॉजिकल्स ये हो जाते हैं। मास नंबर क्या होता है और एटॉमिक मास क्या होता है? किसी भी बच्चे से पूछो कि सोडियम का मास नंबर बोलो तो 23 ही बोलेगा। एटॉमिक मास बोलो तो भी क्या बोलता है? 23 ही बोलता है। मीनिंग क्या है ना? दोनों का मतलब क्या, या दोनों सेम ही है? थोड़ा सा टेक्निकल फ़र्क है। मास नंबर जो होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और ये जो एटॉमिक मास है वो रिलेटिव मास होता है। ध्यान से, किसी भी एलिमेंट का तुम देखना ध्यान से कि जो मास होता है वो एग्जैक्ट इंटीजर नहीं होता है, वो कुछ ना कुछ फ्रैक्शंस में होता है, डेसिमल में होता है ना। जैसे ऑक्सीजन उठाते हैं तो बोल देते हैं ऑक्सीजन का मास 16, तो 16 एग्जैक्ट नहीं है, उसका मास होता है 15.9 समथिंग, है ना। यानी कि एग्जैक्ट नहीं है। होता क्या है कि किसी भी एलिमेंट का जो हम मास नंबर निकालते हैं वो एक्चुअली में सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो नंबर्स हैं, यानी कि ये इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर का सम ऑलवेज क्या देगा? एक इंटीजर। तो मास नंबर ऑलवेज इंटीजर होता है। ध्यान से, ये क्या होता है जी? ऑलवेज इंटीजर होता है ना। एटॉमिक मास जो होता है वो इंटीजर नहीं होता है, जनरली फ्रैक्शंस में ही आता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है? एक रिलेटिव मास है। किससे रिलेट करके निकाला जाता है? थोड़ा समझना ध्यान से। ये क्या है? एक रिलेटिव मास है। हुआ क्या कि किसी एटम का मास हम निकालने जाते हैं, है ना। मास कहने का मतलब है एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास जब हम निकालने जाते हैं तो हम उसको कंपैरिजन करते हैं कार्बन C12 से। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी एटम का एटॉमिक मास निकालना हो, यानी कि AMU में मैं बात कर रहा हूँ कि एक एटम का मास कितना होगा। जैसे हम ये बोलते हैं ना कि हाइड्रोजन का मास क्या बोलते हैं? 1 AMU। अगर एक एटम की बात करना हो तो ये जो 1 AMU है, या फिर हम बोलते हैं कार्बन का जो मास है, या फिर तुम ऑक्सीजन ले लो, ऑक्सीजन का मास बोलते हैं 16 AMU। तो जो तुम AMU निकाल रहे हो ये एक रिलेटिव मास है। किससे रिलेट किया गया है, क्यों किया गया है, थोड़ा सा मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, समझना। एटॉमिक मास जो है वो क्या है? मास ऑफ वन एटम, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? तो हुआ क्या कि शुरू में बोला गया कि भाई सबसे कम जो मास है उससे कंपेरिजन करके देखो। तो हाइड्रोजन से जब कंपेरिजन करके रिलेटिव मास निकाला जा रहा था बाकी सारे एलिमेंट्स का, तो सबका, है ना, डेसिमल में ही आंसर आ रहा था, एग्जैक्ट इंटीजर नहीं आ रहा था। तो लोगों ने कहा कि भाई अगर किसी तरीके से इंटीजर आ जाए तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन करना आसान हो जाएगा। तो कई सारे एलिमेंट्स पे ये चीज़ें किया गया, तो देखा गया कि सभी में क्या आ रहा था? डेसिमल ही आ रहा था। फिर कार्बन C12 को उठाया गया। कार्बन C12 का मतलब कार्बन C13 भी होता है, कार्बन C14 भी होता है। ये तीनों आपस में आइसोटॉप्स हैं, लेकिन ये सबसे मोस्ट स्टेबल है ना। ये कम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये उठाया गया, है ना, कार्बन C12। और ये मान लिया गया कि इसका एग्जैक्ट एटॉमिक मास 12 ही है। ये क्या किया गया? मान लिया गया ऐसा। और इसके रिस्पेक्ट में जब बाकी सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक मास निकाला गया, यानी एक एटम का मास निकाला गया, तो लगभग सभी एलिमेंट्स का इंटीजर में मास आया, और कुछ का आया भी तो बिल्कुल फ्रैक्शन में आया, तो एकदम टेंस टू इंटीजर आया। यानी कि अगर 16 नहीं हुआ तो ये लगभग आया 15.99 समथिंग। तो इसको हम इजीली 16 लिख सकते हैं। तो कार्बन C12 की मदद से, है ना, हम लोगों ने क्या डिसाइड किया? एटॉमिक मास, जो कि क्या था? एक रिलेटिव मास। समझ पा रहे हो? एटॉमिक मास क्या है? सॉरी, मास नंबर क्या है? सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। लेकिन एटॉमिक मास एक रिलेटिव मास है, जो कि हम किससे कंपेरिजन करते हैं? एटॉमिक मास क्या है जी? एक रिलेटिव मास है, जो कि किससे हम लोग निकलता है? कार्बन के C12 आइसोटॉप से। इसके और कई सारे तरीके से लोग डिराइव करता है ना, कि कार्बन का C12 अगर लेंगे, C12 लेंगे तो इसका मास क्या हो जाएगा? 12 AMU माना था ना हमने। तो एक एटम से कंपेरिजन करके देखते हैं जिस एलिमेंट का अगर रिलेटिव मास निकालना हो तो। मैं उन चीज़ों पर डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ, सवाल नहीं बनते उन पे। मैं सिर्फ ये तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा था। कई बार बेवकूफ़ बनाने के लिए लोग ये पूछ देते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास नंबर और एटॉमिक मास। तो बोल देना मास नंबर सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, और ये एक इंटीजर होता है। लेकिन एटॉमिक मास जनरली क्या होता है? डेसिमल्स में आते हैं, है ना। और ये होता है मास जो कि रिलेटिव होता है, जो किससे रिलेट करके निकला जाता है? कार्बन C12 से। ओके, आ जाओ यार अब इधर, है ना। ये बातें हो गई थोड़ी सी, ये रहा। तो ये हमने देखा कि एलिमेंट का एटॉमिक मास हम कैसे निकाल सकते हैं, है ना। अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एटम जो हम लोगों ने देख रखा था उसका ग्राम एटॉमिक मास हम लोगों ने देखा
कि किस तरीके से हम लोग याद करते हैं या चीज़ों को देखते हैं। अब क्या है कि ग्राम एटॉमिक मास तो हम देख रहे हैं कि अगर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरोन है, तो किस तरीके से हम लोग निकाल रहे थे, है ना, कि अगर हाइड्रोजन ले रहे हैं तो उसका एटॉमिक मास 1, है ना, हीलियम ले रहे हैं तो कितना 4। किस तरीके से हमें देखना है, समझना है, वो तो बात की बात है। अब थोड़ा सा आते हैं हम, एक टर्म होता है ग्राम मोल, है ना, या आप बोलते हैं इसे क्या, ग्राम एटम। ध्यान सुनना, मोल निकालने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर किसी एलिमेंट का मास दिया हुआ हो, जैसे हमें पता है कि भाई सोडियम का अगर 23 ग्राम ले लें, मैं ऐसे लिख दूँ एक स्टेटमेंट, यहाँ देखो, इसको नोट कर लो कि अगर मैं ये लूँ 1 मोल ऑफ सोडियम, तो 1 मोल सोडियम लूँगा तो क्या बोलूँगा कि Na एटम्स हो जाएगा उसमें। ध्यान से, क्या हो जाएगा जी, Na एटम्स हो जाएगा, क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का अगर तुम 1 मोल लेते हो तो Na पार्टिकल्स होगा। अब Na पार्टिकल्स की जगह पे कब एटम होगा, कब मोलिक्यूल होगा या कब आयन होगा, ये हमारे डिस्कशन का पात्र है। अभी मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। अगर हमारे पास 1 मोल सब्सटेंस की जगह पे 1 मोल क्या हो, कोई एलिमेंट हो, तो एलिमेंट के केस में जो Na पार्टिकल्स होता था वो Na क्या कहलाएगा, एटम्स कहलाएगा। ओके, तो यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि क्या 6.022 इंटू 10 की पावर 23 एटम्स, यही हुआ ना। अब यहाँ समझने वाली बात क्या है कि अगर 1 मोल Na लेते हैं तो इसके बराबर हम क्या लिखते हैं 23 ग्राम, यानी कि क्या कि इतने एटम्स का वजन कितना है 23 ग्राम है। देख रहे हो, यानी कि अगर सोडियम का 23 ग्राम लेते हैं इसका मतलब कि क्या 1 मोल ले रहे हैं। ऐसे ही अगर हम बोल दें कि 46 ग्राम ऑफ सोडियम, सीधा सीधा क्या बोलेंगे 2 मोल, है ना, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं 2 ग्राम एटम। ग्राम एटम इज नथिंग बट इट रिप्रेजेंट मोल। मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आ जाओ यहाँ पे, ग्राम एटम थोड़ा सा समझते हैं कि ग्राम एटम क्या है ना। तो अगर नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालना हो आपको, है ना, ग्राम एटम बोल दो या फिर इसी को हम क्या बोलेंगे नंबर ऑफ मोल बोल दो, ठीक है। तो हम इसे क्या बोलेंगे कि जितना मास दिया हुआ है, गिवन मास किसका, एलिमेंट का, उसको डिवाइड कर दो किससे, ग्राम एटॉमिक मास से। 46 ग्राम लिए तो तुम बोले कि 2 मोल है, तो कैसे लाए 23 से डिवाइड करके, और 23 क्या था सोडियम के लिए, ग्राम एटॉमिक मास। तो क्या हम ये फॉर्मूला देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम एटम निकालने का तरीका। ये तो हुआ नंबर ऑफ ग्राम एटम या फिर नंबर ऑफ मोल। तो सिंपली मोल को हम रिप्रेजेंट करेंगे अपने सिलेबस में स्मॉल वाले n से, गिवन मास को W और ग्राम एटॉमिक मास को सीधे लेता हूँ m। ये शॉर्टकट तरीका हो गया। अगर तुम्हें नंबर ऑफ एटम्स निकालने की नौबत आ जाए, है ना, एटम्स, तो जो तुम निकाले हो नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, है ना, नंबर ऑफ ग्राम एटम, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम में मल्टीप्लाई किससे कर दो, Na से कर दो। क्यों भाई, तो 1 मोल में हमें पता है कि Na एटम होता है। एलिमेंट की अगर बात करें तो जितना ग्राम एटम आता है यानी जितना मोल आया है उसको मल्टीप्लाई कर दो सिंपली किससे, Na से। ये देखो, क्लियर है। ओके, तो अगर बात एलिमेंट का हो तो हम उसका मोल निकाल सकते हैं, अगर मास दिया हुआ हो तो, है ना। अगर मोल निकाल देंगे तो फिर उससे हम एटम से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है, इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट है। ओके, कुछ चीज़ें और जो हमें डिस्कशन करना है इसमें, वो क्या है, वो है मोलिक्यूल्स, है ना, या फिर इसी पे भी कुछ सवाल भी बनते हैं। जैसे अगर थोड़ी सी बात समझी जाए, देखना कैसे हम बात समझेंगे इसको, है ना। बोलता है कैलकुलेट नंबर ऑफ क्या, ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन, है ना, ग्राम एटम्स एंड एटम्स इन, कुछ इस तरीके से। 120 मिलीग्राम ऑफ यूरिया, ये फर्स्ट रहा। सेकंड, है ना, 360, है ना, माइक्रोग्राम ऑफ क्या, ग्लूकोज। ये तो कंपाउंड में चले जाएंगे। इससे सिंपल है 120 मिलीग्राम ले लो, है ना, किसी और एलिमेंट का ले लो, जैसे मान लो मैं सोडियम का ले लेता हूँ, है ना, और ये 360 मान लो कि मैं
कैल्शियम कर लेता हूँ, ये एलिमेंट के केस में भी सिर्फ बात कर लेते हैं, ऐसे दिया हुआ हो। तो अगर एलिमेंट का मास गिवन हो तो तुम ग्राम एटम कैसे निकालोगे और एटम्स कैसे निकालोगे, ये सवाल है ना। जो थोड़ा सा समझना ध्यान से कि मैं क्या बात करने वाला हूँ। तो इसमें आ जाओ। जैसे अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की बात करूं तो हमें पता है कि ग्राम एटम का सीधा मतलब क्या है कि मोल पूछ रहा है, और एटम्स का मतलब कि उस मोल में कितने एटम्स होंगे। जितना एटम्स आएगा नंबर ऑफ ग्राम एटम, उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। जितना ग्राम एटम आएगा उसमें Na से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो बात थोड़ी सी समझी जाए। जो हमने फार्मूला भी लिखा था कि मोल निकालने का तरीका होता है वेट बटा क्या, ग्राम एटॉमिक मास एलिमेंट के केस में। तो ग्राम एटॉमिक मास जो था वो किस यूनिट में था, ग्राम में। यानी जो हमें वेट लेना होगा वो कंपलसरी किस में लेना होगा जी, ग्राम में लेना होगा। ओके, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 120 मिलीग्राम ऑफ सोडियम। तो भाई सबसे पहले तो 120 मिलीग्राम ऑफ सोडियम को चेंज करो ग्राम में। तो कभी भी किसी भी यूनिट के आगे अगर मिली लगा हुआ हो और इस मिली को हटाना हो तो बस कुछ मत करना, इस 120 में मल्टीप्लाई कर दो किससे, 10 की पावर -3 से। मिली हट गया किससे, इससे। ये क्या होगा, ग्राम ऑफ सोडियम। तो अब मोल निकाल दूँ, ग्राम एटम बोलो या मोल बोलो, क्या हो जाएगा 120 × 10 की पावर -3 ग्राम। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना था, 23। बोलो, तो ये ग्राम नीचे, ये ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, एक नंबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 120 × 10 की पावर -3 अपॉन 23। क्या बोल सकते हैं इसे, ग्राम एटम, या फिर क्या बोल दो इसको, मोल, है ना। अगर मैं यहीं पे बोलूँ नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे तो क्या बोलोगे कि 120 × 10 की पावर -3 अपॉन 23। जितना मोल आएगा उससे Na से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या मिल जाएगा, दिस इज एटम्स। तो क्या ये चीज़ें क्लियर है। यूनिट में खासकर तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, डिवीजन तो एक 5 क्लास का बच्चा भी कर लेगा ये, है ना। दूसरे सवाल की तरफ अगर बढ़े हम तो क्या दिया है 360 माइक्रोग्राम ऑफ कैल्शियम। थोड़ा देखना ध्यान से यार इसे, है ना, क्या बात की जा रही है। सो 360 माइक्रोग्राम ऑफ क्या, कैल्शियम। तो अगर मोल निकालना हो तो ईजिली है, 360 को मल्टीप्लाई कर दो, माइक्रो कभी भी हटाना हो तो 10 की पावर। ये ध्यान रहे जो मैं बता रहा हूँ ना, ये ट्रिक्स कुछ ये बहुत काम आने वाली है। तो 10 की पावर -6 को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये माइक्रो हट जाएगा। अब ये क्या हो गया, ये ग्राम यूनिट में हो गया। अब कैल्शियम का मास हमें पता है ना, ग्राम एटॉमिक मास 40। अब ये क्या हो जाएगा, ये 0 से 0 और ये 9 से हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, दिस इज 9 × 10 की पावर -6। अब ये नीचे ग्राम था तो ये ग्राम से ग्राम तो कट गया ना, तो इतने क्या आ गए, दिस इज मोल। अब इसी में एटम्स की बात करेगा यार तो क्या बोल देंगे अपन, 9 × 10 की पावर -6 × Na एटम्स। देखो चीज़ें बहुत छोटी छोटी है, अगर इसी को हम धीरे धीरे करते चले जाएंगे तो काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। और एक देखना, ये छोटी छोटी चीज़ें ही बहुत तकलीफ़ देता है। तो जितना भी बेसिक लेवल पे काम है तुम करते चलो, आगे जिस तरीके से हम बढ़ते जाएंगे अच्छे लेवल का भी सवाल हम उठाएंगे, है ना। कुछ सवाल और मैं अगर देखना चाहूँ, है ना, या फिर आपको करवाऊँ तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये तो तुम देख लिए एटम्स में सवाल किस तरीके से आते हैं, सब थोड़ा सा समझना। कुछ सवाल ऐसे बनते हैं, है ना, कैलकुलेट टोटल चार्ज इन फैराडे ऑफ, है ना, 0.2 मोल ऑफ Na+ आयन। देखना थोड़ा ध्यान से, इंटरेस्टिंग सवाल है। बोला है कि 0.2 मोल Na+ अगर आयन लेते हैं तो टोटल चार्ज कैलकुलेट करना होगी किसमें, फैराडे में। हमें क्या पता है, अगर देखें ध्यान से तो इसका थोड़ा फॉर्मेट समझ लो कि ये Na+ आयन पे चार्ज कितना होगा अगर Na+ आयन का एक एटम लें, क्योंकि हमारे पास 0.2 मोल में इसको क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अगर सोडियम का एक एटम लेंगे तो क्या होगा जी, इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखाई पड़ेगी कि अगर एक एटम लेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा अगर Na+ में कन्वर्ट होता है तो। अगर मैं इसी का, है ना, अगर इसी सोडियम का 1 मोल ले लूँ, 1 मोल लेने का मतलब क्या है, Na एटम ले लूँ, है ना, यानी कि अगर एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ कितना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, Na इलेक्ट्रॉन का रिलीज हो जाएगा। ये देखो तो निकल जाएगा ना, एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन तो Na एटम से Na इलेक्ट्रॉन। बोलो, और Na इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमें पता है कितना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फैराडे, ये मालूम है।
तो हम क्या बोलेंगे कि अगर 1 मोल सोडियम प्लस आयन हो, क्या बोलेंगे, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन, कितना दिख रहा है आपको, 1 फराडे। हमारे पास कितना होगा, कितना है जी, 0.2 मोल, तो चार्ज ऑन 0.2 मोल, तो क्या बोलेंगे 1 फराडे इंटू 0.2, ये कितना हो जाएगा 0.2 फराडे। ऐसे भी तुम एक और सवाल देख सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर से कैलकुलेट टोटल चार्ज इन फराडे ऑफ 0.2 मोल ऑफ Na प्लस था, बस इसी को डाटा को चेंज कर दो। मैं लिख रहा हूँ क्या, 0.5 मोल ऑफ Mg प्लस 2 आयन, इस पे चार्ज बताना है। तो सिंपल है यार, कुछ मत करो। अगर मैग्नीशियम का सपोज करो मैं एक एटम लूँगा, तो एक एटम से कितना इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन, यही ना है एक एटम। तो अगर इसका 1 मोल ले लूँ, मैग्नीशियम का 1 मोल ले लूँ, तो एक एटम से 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल से कितना, बोलो, इसको छोड़ दो यहाँ से, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन एक एटम से, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो कितना, Na से, तो ये इतना इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ठीक है। इसको अगर सिंपली मैं लिखूँ तो क्या लिखूँगा, 2 Na इलेक्ट्रॉन, और Na इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना, 1 फराडे। यानी सिंपली अगर मैग्नीशियम का 1 मोल होता तो क्या बोलते हैं, 2 फराडे चार्ज हो जाएगा, 2 × 1 फराडे यानी कि 2 फराडे। तो इसको मैं यहाँ दिखा देता हूँ कि अगर 1 मोल Mg प्लस 2 आयन लेंगे तो चार्ज कितना आ रहा है, 2 फराडे। हमारे पास कितना मोल था, 0.5, तो 0.5 में क्या बात करेंगे बताओ, 2 फराडे इंटू 0.5, क्या दिख रहा है, 1 फराडे, दिख रहा है। तो इस तरीके से हम बात करते हैं कुछ फराडे वाले केस में जब चार्ज निकालना होता है। तो एक और तरीका है कि चुपचाप अगर फराडे में चार्ज पूछा हो, है ना, तो मोल को मल्टीप्लाई कर दो उसके चार्ज से। मोल कितना है 0.2 और चार्ज कितना है 1, तो ये सीधे सीधे फराडे में हो जाएगा। ये देखो 0.2 फराडे दिख रहा है इसका आंसर, देखो यहाँ लाया था ना मैंने 0.2 फराडे। इसके केस में भी देख लो क्या है, मोल 0.5 है ना, और चार्ज कितना है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, चुपचाप फराडे चिपका दो इसके साथ, क्या हो जाएगा, दिस इज 1 फराडे। यानी कि अगर शॉर्टकट तरीके से निकालना हो फराडे में चार्ज, तो हम क्या करेंगे, उसके गिवन मोल में उसके चार्ज से मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा। मैं आज का क्लास यहीं पे रोकता हूँ, अगले क्लास से हम कुछ और टॉपिक्स उठाएंगे मोल कॉन्सेप्ट के, है ना। आज देख ही रहे हो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस की, एटम्स क्या होते हैं, है ना, ग्राम एटम्स क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम एटम से हम फिर एटम्स कैसे निकाल सकते हैं, एलिमेंट का मास हमने ध्यान से देखा कि 1 से 20 तक अगर होगा तो किस तरीके से हम रिमेंबर कर सकते हैं बिना रटे हुए, ठीक है। कुछ इसी तरह का कॉन्सेप्ट हम अगले लेक्चर से और लाएंगे, तब तक के आप इसे पढ़ते रहें, है ना। थैंक यू।